Hello guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. I'm Ganbert and welcome you all in my YouTube channel. फ्रेंड्स हम लोग यूपीएससी एंड जीपीएससी प्लस अदर सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारा जो मेजर टॉपिक था दैट वाज मॉडर्न हिस्ट्री एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसको हम लोगों ने बेस लिया हुआ है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक को। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक है हमारा वाई इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। आप सबको पता है कि बहुत सारे यूरोपियन पावर्स यहाँ पे बिजनेस के लिए आए थे, ठीक है। लेकिन इन सब में से इंग्लैंड ही क्यों इमर्ज होता है आपके सुपीरियर पावर के तौर पे और दूसरे क्यों फेल होते हैं, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रीजन, दैट स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज, ठीक है। The English East India Company formed through amalgamation of various rival companies at home and was controlled by a board of directors whose members were elected annually, ठीक है। सो पहली बात तो इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था, एक ऐसी पूरे एक सिस्टम थी जिसमें से कंपनी वर्क करी गई कि उन कंपनी को फॉर्म किया गया और उसको मैनेज कौन करता था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था जिसके मेंबर्स को एनुअली इलेक्ट किया जाता था। सिलेक्ट नहीं करते थे, इलेक्ट करते थे। साथ ही साथ इन लोगों को जो है शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कंपनी के, जिनको भी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस दिया गया था थ्रू देयर वोट्स, राइट। सो अगेन ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे जो इंग्लिश कंपनी थी वो टोटली एक प्राइवेटाइज कंपनी थी। अब इसके मुकाबले अगर फ्रांस एंड पोर्टुगल की बात करें तो वो जो कंपनी थी वो टोटली स्टेट ओन करती थी, ठीक है। एंड बहुत सारे मामलों में ये जो फ्रांस की कंपनी थी एंड पोर्टुगल की कंपनी थी वो फ्यूडलिस्टिक थी, मतलब कि शामंतशाही जैसी थी, मतलब कि उसको जो ओन कर रहा होगा उसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में डोमिनेंस होगा, राइट। एंड उसी के बेसिस पे इस पर्टिकुलर ट्रेड को कंपनीज को ओन किया जाता था। अगर फ्रेंच कंपनी की बात करें, that monarch had more than 60% of share and its directors were nominated by monarch from the shareholders who were supposed to carry out the decision of two high commissioners appointed by the government। अब यहाँ पे कैसा होता था कि एक मोनार्क होता है, राइट। उसके पास 60% से ज़्यादा शेयर है, उसके द्वारा दो यहाँ पे ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब ये जो दो ऑफिसर्स होंगे उसके डिसीजंस को कौन मानेगा, उसके डिसीजंस को मानना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। अगेन ये शेयर होल्डर कौन सिलेक्ट करता है, ये शेयर होल्डर आपके मोनार्क सिलेक्ट करता है। मतलब आप देखो कि ऑफिसर्स भी मोनार्क सिलेक्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स भी मोनार्क सिलेक्ट करेंगे। शेयर होल्डर्स को भी उतना ही काम करना है जितना ये दोनों ऑफिसर्स उसको बताए, और ऑफिसर्स भी उतना ही काम करेंगे जितना उनको मोनार्क्स के द्वारा बताया जाएगा। मतलब आप सोचो कि प्रोसीजर कितनी लंबी है, कितना कंट्रोल्ड यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज में। आपको देखने को मिलेगा कि इस कारण से शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई मुझे एक फिक्स डिविडेंड पे करने वाले हैं, मतलब से फॉर एग्जांपल 50,000, मैं चाहे कितना भी बिजनेस करूं मेरे को सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ों में क्यों मतलब इंटरेस्ट लेना हमें, राइट। सो ऐसे में क्यों ना कंपनी को अपनी तरफ से रन करने दो, मैं अपनी तरफ से काम करूँ, मुझे सैलरी तो मिल ही रही है, दैट्स इट, बात खत्म, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स थे उनको फिक्स पे में रखा जाता था, जबकि ब्रिटिश कंपनी की जहाँ तक बात आती है तो शेयर होल्डर्स का कैसा था कि जितना अर्न करोगे उतना आपको परसेंटेज मिलेगा। सो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स ज़्यादा प्रमोट करते थे अपने बिजनेस को, ज़्यादा सीरियस थे बिजनेस को लेके कंपेयर टू दैट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी एक बात चौंकाने वाली है कि भाई यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि 1725 से लेके 1765, मतलब करीब करीब 40 साल तक शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब समझो कि 40 साल तक आपका जो शेयर होल्डर की जो मीटिंग है, जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, वो मीटिंग्स ही नहीं हुई यहाँ पे, राइट। तो ऐसे में आपका जो ये ईस्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो करीब करीब सिर्फ एक डिपार्टमेंट बन के रह जाता है, राइट। तो उसका कुछ इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट रीजन, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। सेकंड इज नेवल सुपीरियरिटी। अब देखा जाए तो हर एक पावर्स में कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन का जो डोमिनेंस था वो बहुत ही ज़्यादा था, वो एडवांसनेस उसकी बहुत ही ज़्यादा थी। और ये चीज़ उन्होंने प्रूव किसमें करी, दो वॉर्स किए गए, स्पेनिश अर्मडा के खिलाफ वॉर हुआ एंड फ्रेंच के साथ ट्रफालगार में एक वॉर हुआ। अब इस दोनों में आपकी जो ब्रिटिश नेवी है, रॉयल ब्रिटिश नेवी है, वो यहाँ पे सुपर पावर इमर्ज होके आती है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि
उनको जो इंडिया में जो अगर बात करें, इंडिया में भी नेवी की अगर बात करें तो वो पोर्टुगीज़ों को इजीली हरा सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज़ों से बहुत ही अच्छे खासी प्रेरणा ली हुई है, उन्होंने उनको स्टडी किया एंड उन्होंने जो पोर्टुगीज़ नेवी थी, उस पोर्टुगीज़ नेवी में खुद के नेवी को एफिशिएंट बनाया और बहुत सारे फ्लीट्स को टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव किया। तो नेवल सुपीरियरिटी ब्रिटिश नेवी की थी, आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन पावर्स। सेकेंड एंड मेजर इंपॉर्टेंस थिंग इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में आपके इंग्लैंड में देखा जाता है। अब 18th सेंचुरी में जो नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसमें नए नए मशीन्स बने, नए मशीन्स लाने की स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम एंड सेवरल अदर मशीन। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि इसकी वजह से आपके टेक्सटाइल्स, मेटलर्जी, स्टीम पावर, एग्रीकल्चर जैसे जो फील्ड थे उसमें बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया, जिसकी वजह से यूरोपियन नेशंस में ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पे, इंग्लिश मैंस जो थे यहाँ पे, वो सुपीरियर पावर बन के इमर्ज आए, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन आ रहा था, क्विक प्रोडक्शन हो रहा था, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा इंग्लिश मैन अपनी हेजीमनी पूरे वर्ल्ड पे एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहते हैं, राइट। सो अगेन दिस इज द थर्ड रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि भाई क्यों आपका ब्रिटिश सक्सेस हुआ एंड क्यों फ्रेंच आपके फेल हुए। नेक्स्ट इज मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन। आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश सोल्जर वाज द वेर द मोस्ट डिसिप्लिन एंड वेल ट्रेंड, राइट। दूसरे अगर कमांडर्स की भी बात करें तो ब्रिटिश के कमांडर्स यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते थे, कोई नॉर्मल गवर्नमेंट के ऑफिशियल नहीं हुआ करते थे, राइट। तो स्ट्रेटेजिस्ट ऐसे हुआ करते थे जो हर एक वॉर में नए टेक्निक क्या अपनाते थे अपने वॉर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उनके पास एडवांस्ड गन आ गई कि भाई दूर से ही आप इजीली क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, आपको नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस सारे मामलों में आपको देखने को मिलेगा कि मिलिट्री एडवांसमेंट था। साथ ही साथ इस वजह से आपके देखा जाता है कि English fighter, a small group of English fighter can defeat a larger armies. Why? Because of technologically advancement in military sector. नेक्स्ट इज स्टेबल गवर्नमेंट। आपको देखने को मिलेगा कि 1688 में जो एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, उसके अलावा उसके बाद आपको जितने भी मोनार्क्स आपको देखने को मिले, जितने भी आपके राजा या रानियां यहाँ पे आई जिन्होंने राज किया ब्रिटेन को, वो बहुत ही एफिशिएंट थे, राइट। एक ही पक्ष का यहाँ पे शासन रहता है, एक ही राज घराना रहता है यहाँ पे, इसलिए जो भी डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट मैनर में अप्लाई किए जा सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स हुए, उसके बाद आपको नेपोलियन की डिफीट हुई 1815 में। एंड ये तीनों चीज़ों ने जो है फ्रांस को दो तरीके से धो डाला, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड सेकंड इज फिनेंशियल, राइट। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल दोनों वे से यहाँ पे आपका फ्रांस जो है वो वीकन पड़ जाता है आफ्टर दिस थ्री इवेंट्स, जिसका फायदा जो है वो डायरेक्टली ब्रिटेन को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलता है कि इटालियंस जो थे उन्होंने 1861 में बहुत ही लेट, ठीक है, बहुत ही लेट जो है यहाँ पे क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं। इसके अलावा डच एंड फ्रांस जो है वो 80 ईयर्स वॉर में पड़ जाते हैं 17th सेंचुरी में। तो वो दोनों वहाँ पे बिजी हो जाते हैं, डच एंड स्पेन। तो अगेन इनका ध्यान इंडिया में रहता नहीं है। सेकेंड इज पोर्टुगीज इंपीरियलिज्म भी इसी दौरान वीक हो जाता है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इस एक साइड आपका पूरा का पूरा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बैंक्रप्सी में चली जाती है। अब उसकी बैंक्रप्सी की वजह से उनके जितने भी पोजीशंस थे यहाँ पे इंडिया में, वो सारे के सारे पोजीशंस, इवन इंडिया ही नहीं एशिया में, वो सारे के सारे पोजीशंस उनको ब्रिटिश को सेल करके, एशिया को क्विट करके वापस यूरोप में ध्यान देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके जितने भी मेजर पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स इंडिया या तो एशिया में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके बिजी रह गए अपने अंदर अंदर लड़ने में, और उसका फ़ायदा किसको मिला, उसका फ़ायदा मिला आपके ब्रिटेन को, राइट। सो दिस इज अगेन द वन ऑफ द रीजन कि भाई इसकी वजह से भी यहाँ पे ब्रिटिश सक्सेस हुए। नेक्स्ट इज लेसर जील फॉर रिलीजन। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ब्रिटेन जो है, वो ब्रिटेन की कंपनी या तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कंपेयर टू स्पेन, पोर्टुगल और डच, ठीक है। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बिजनेस में, कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कंपेयर टू ये रिलीजियस मामलों को इंटरसेप्ट करने में, राइट। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर एंड इनोवेटिव रीजन why Britain
succeeded between the mid 18th century was their use of debt market. ठीक है, वर्ल्ड की पहली सेंट्रल बैंक दैट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू सेल गवर्नमेंट डेट टू मनी मार्केट्स ऑन द प्रॉमिस ऑफ द डिसेंट रिटर्न ऑन ब्रिटिशर्स डिफीटिंग राइवल कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड स्पेन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ये आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड था, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड आपको यहाँ पे मिलिट्री को अगर वॉरफेयर के लिए जाना है, मिलिट्री वॉरफेयर के लिए किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, किसी भी राइवल कंट्रीज के अगेंस्ट में, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड आपको पैसा देगा। ठीक है, कि आप वॉर पे जा रहे हो, आप जाओ, हम आपको पैसा फिनांस करेंगे, राइट। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि जो ब्रिटिश का जो जितने भी यहाँ पे आपके मिलिट्री एक्सपेडिशंस होते थे, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स में आपके पैसे जो थे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड देता था। ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा सोर्स बना रहता था। अब इसके मुकाबले अगर फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर पे कर रहे रिफर कर रहे इंग्लिश मैन, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि बिटवीन 1684 94 से लेके 1812 तक मोनार्क्स के अंदर, देन रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के अंदर, एंड देन नेपोलियन के अंदर, तीनों की वजह से, तीनों के जो एक्सपीडिशंस थे उनकी वजह से यहाँ पे फ्रांस की जो गवर्नमेंट होती है, फ्रांस की जो इकोनॉमी है, वो टोटली बैंकरप्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको पैसे रेज करने में अगेन यहाँ पे इश्यू आ जाते हैं। सो आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप वॉर के लिए कैसे जा सकते हो? दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला। एंड ब्रिटेन ये चीज़ समझता था और उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करी, एस्टेब्लिशमेंट करी, और डेप्ट मार्केट से अपने वॉर्स को फिनांस करना इन्होंने शुरू किया। So this is the reasons why British succeeded against the other European nations of contemporary time, and इंडिया में खास करके इन ब्रिटिशर्स का जो रीजन है सक्सेस होने का, दिस वर द 7 to 8 reasons for the success of British and failures of other European nations in India, right? I hope आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड आपको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें पता चली, क्या क्या चीज़ें आपने जानी है। साथ ही साथ हमारी टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट है, वहाँ जाके ज्वाइन कर दीजिए। इसमें से आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस, subscribe our channel, like our videos, and share it to your friends so they could also get the benefit of this particular series, right? मिलते हैं अगले सेशन में विथ अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए